हेलो गाइस, आज हम यूनिट थर्ड का थर्ड पॉइंट क्लियर करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग फिलॉसफी इन अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल प्रैक्टिसेस एंड प्रॉब्लम्स। इट मीन्स कि शैक्षिक प्रयोगों और समस्याओं को समझने में दर्शन के अध्ययन का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम दर्शन के बारे में बात करते हैं कि जो शिक्षा दर्शन है, मतलब जो शिक्षा है वो दर्शन की ही एक मतलब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, और जो दर्शन है वो शिक्षा के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, क्योंकि जो हमने एजुकेशनल थ्योरीज और ली है वो हमने फ़िलासफ़ी से ही ली है। तो इसमें ब्रूबेकर ने कहा है कि शिक्षा दर्शन के मतलब 3 कार्य बताए उन्होंने। एक तो परिकल्पनात्मक कार्य, एक मानवीय कार्य और तीसरा समीक्षात्मक कार्य। और ये तीनों कार्य में उन्होंने अलग अलग बातें बताई हैं। जैसे एक परिकल्पनात्मक कार्य में उन्होंने बताया है कि जो मतलब जीवन और जगत के संबंध में दार्शनिक मान्यता और परिकल्पनाएं आती हैं उन्हें ही शिक्षा का अधिकार माना जाता है। उसके बाद मानवीय कार्य में उन्होंने बताया कि जो मूल्य निर्धारण संबंधी कार्य आते हैं वो मानवीय कार्य है। मानकीय लिखा है, मानवीय है एक्चुअली। नेक्स्ट आता है समीक्षात्मक कार्य। इसमें केवल परिकल्पनाओं को ही मतलब जो हाइपोथेसिस होती हैं उन्हीं को ही प्रस्तुत करना माना जाता है। और उसके अलावा जब इसमें अनेक शब्दों और परिभाषाओं और आदर्शों को लेकर चला जाता है और इसी को उनको मतलब ये जो अवधारणाएं होती हैं, जो हाइपोथेसिस होती हैं या एजम्पशंस होते हैं, इन्हीं का हम एनालिसिस करते हैं और इन्हीं को हम समझते हैं। उसके बाद ये जब हम उसे एनालिसिस करते हैं मतलब समीक्षा करते हैं तो ये समीक्षात्मक कार्य में आ जाता है। और इसी शिक्षा के आधार पर उद्देश्य और पाठ्यक्रम शिक्षण विधि आदि का उपयोग किया जाता है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी समाज की शिक्षा का मुख्य रूप से उस समाज के स्वरूप, उसके दार्शनिक चिंता और उसकी शासन व्यवस्था, उसकी वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति पर और उसकी आर्थिक व्यवस्था पर आधारित होती है। और जैसे तत्व मीमांसा की मानते हैं हम, तो शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम, ज्ञान मीमांसा से पाठ्यक्रम और शिक्षा के साधन एवं विधियाँ तथा मूल्य मीमांसा से शिक्षा के उद्देश्य, अनुशासन और शिक्षक और छात्रों के कर्तव्य आदि का स्वरूप निश्चित होता है, मतलब ज्ञान मीमांसा से। तो इसमें तत्व मीमांसा एवं शिक्षा बताई गई है, इसी का सब हेडिंग है। नेक्स्ट बताया गया है ज्ञान मीमांसा एवं शिक्षा। थर्ड आता है शिल्प मीमांसा और शिक्षा। शिल्प है, इसमें मूल्य भी बोल सकते हैं इसको, मूल्य मीमांसा। उसके बाद नेक्स्ट मेन जो हेडिंग है कि शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयोगों में दर्शन की भूमिका। अब सबसे पहले हम आदर्शवाद की बात करते हैं। तो आदर्शवाद अध्यात्म में विश्वास करता है, जैसे कि आप सब जानते ही होंगे। और उनके अनुसार जो मानव है वो सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है और आत्मा जो होती है वो परमात्मा का ही अंश मानी जाती है इस सिद्धांत के अनुसार। तो इसमें जो प्रयोग हुए हैं उसके जो आदर्शवाद ने हमें शिक्षा के सिद्धांत दिए हैं, और उसमें दर्शन ही माना जाएगा इसमें, क्योंकि जब हम आत्मा और परमात्मा की बात कर रहे हैं, मूल्यों की बात करें, तो उसमें दर्शन अपने आप ही आ जाता है। तो इन्होंने शिक्षा व्यवस्था में तो शिक्षक को सर्वोच्च स्थान दिया है, और इन्होंने शिक्षण हेतु तार्किक विधि, व्याख्यान विधि और वाद विवाद की विधि का प्रयोग किया है। नेक्स्ट आते हैं हम प्रकृतिवाद में। इसमें इन्होंने प्रकृतिवाद में, जैसे कि उनके नाम से ही है कि स्पष्ट की प्रकृति को ही सर्वोच्च माना है, और उसके अनुसार जो है कि संसार के सारे तत्व प्रकृति के नियमों के अधीन ही होते हैं। इन्होंने बोला है कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं होती। ये इसको आदर्शवाद को अपोज करते हैं, और उन्होंने कहा है कि इस विश्व में ज्ञान प्राप्त करने के लिए सिर्फ ज्ञानेंद्रिय ही एकमात्र साधन होती है। इसलिए उन्होंने क्रिया विधि, खेल विधि, निरीक्षण विधि और
स्वानुभव मतलब खुद का अनुभव, सेल्फ एक्सपीरियंस पे बल दिया, जिससे बालक की इंद्रियों को कुशल बनाया जा सके और उनमें आत्मनिर्भरता का गुण पैदा किया जा सके। थर्ड आते हैं प्रयोजनवाद। अब प्रयोजनवाद क्या मानते हैं कि जो जगत जो है निर्माण की अवस्था में है, और मनुष्य ये भी मानते हैं कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और उसके पास क्रिया करने और विचार करने की शक्ति है। तो इन्होंने संसार में उन्होंने बोला है कि समस्त ज्ञान क्रिया के द्वारा ही प्राप्त होता है। ये बोलते हैं कि जो आप काम करते हो ना, उसी के द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है सिर्फ ना। और इसलिए उन्होंने पाठ्यक्रम में उन विषयों को रखा जाना चाहिए, ऐसा बोला उन्होंने, जो बच्चों को उनके वर्तमान और भावी जीवन के लिए तैयार कर सकें। अब इन्होंने प्रोजेक्ट वर्क, योजना विधि को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ विधि माना है। इसके अनुसार शिक्षक जो होता है वो गाइड का काम करता है और अनुशासन सामाजिक समझदारी पर आधारित होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है। उसके बाद हम आते हैं यथार्थवाद। यथार्थवाद जो है वो भौतिकवाद पर ही आधारित है। इसका मतलब यह है कि जैसा पृथ्वी है और जिस रूप में वो दिखाई देती है, हमें उसी रूप में उसको स्वीकार करना है। यह वास्तविकता, व्यवहारिकता, क्रिया, यथार्थ और लौकिक जीवन को महत्वपूर्ण मानती है। इन्होंने भी कहा है कि जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है वही सत्य होता है। और इन्होंने ये भी कहा है कि बच्चों मतलब इस शिक्षा, इनके अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य होता है वो बालकों को पूर्ण एवं वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना होता है। इसमें वास्तविकता क्षमता का विकास करना है और ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण देना होता है। तो इन्होंने एक भ्रमण, आगमन, प्रयोग व शोध की विधियों पर विशेष बल दिया है। तो इस तरह ये 4 मैंने आपको बताए हैं, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद पर आधारित शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो आई होप गाइस आपको ये नोट्स अच्छे लगे होंगे और आपको उतारने में इजी पड़ा होगा। थैंक यू सो मच आज के लिए।